उस इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं जिस इतिहास की या जिस दौर के बारे में हमें काफ़ी कम बताया गया है, क्योंकि उसे बताना लाज़मी भी नहीं था और उसे बताना उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। पर अगर दूसरे नज़रिए से आज अगर जिस नज़रिए से आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही दौर था और सबसे ज़्यादा काम वाला वही दौर था, क्योंकि वही दौर हमें समझा सकता है कि उभरते हुए हिटलर को कैसे दबाया जाए और कैसे उस उभरते हुए हिटलर को पहले पहचाना जाए। तो वैसे ही आजकल अगर ऐसा कोई हिटलर हो तो आपको ये वीडियो देखने के बाद उस जिस फैक्ट्स के हिसाब से मैं बताने वाला हूँ, उस फैक्ट्स के हिसाब से आपको कंपैरिजन करना होगा और पता चल जाए तो उस सोच को वहीं ख़त्म करने के लिए कुछ सवाल पूछने के प्रयास करना होगा। When you think about how quick the Nazi rise to power was, that for most of the period, Soviet troops continued to fight their way towards the Führer's bunker. आज के टाइम पे हिटलर की वैसी सारी हरकतें जो हिटलर की सोच से काफ़ी ज़्यादा मैच करती है, उसको पहचानने के लिए उसकी स्टोरी भी जाननी होगी और हमें उस दौर को इस बार देखना होगा जिस दौर में हिटलर एक तानाशाह नहीं माना जाता था। हिटलर उस समय पे जर्मनी का अपकमिंग प्रेसिडेंट माना जाता था। उस टाइम उनका लीडर, उनका नेता जिस पे पब्लिक अंधे विश्वास करती थी और जिसको देख के पब्लिक को अपना एक नया लीडर दिखता था जो अच्छे दिन ला सकता था उनके लिए, वैसा एक लीडर उस दौर में आया था। और उस दौर को स्टडी करेंगे ताकि हम रिसेंबल कर पाए कि अगर ऐसा कहीं हमारे साथ या हमारी गवर्नमेंट में या किसी भी और सोच में ऐसे ख्यालात आ रहे तो देख सके और उस हिटलर को पहचान सके। तो उस उभरते हुए हिटलर के कुछ पॉइंट्स जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हिटलर का जन्म कहाँ से हुआ और हिटलर को कैसे ये सोच आई कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करेगा और वो एक उभरता हुआ नेता बनेगा। तो ये बात शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 1 के ख़त्म होने से, जो 1918 में ख़त्म हो चुकी थी। 11 नवंबर 1918 में जो ख़त्म हो जाती है। और उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे हिटलर जो थे वो एक संवादक के रूप में, मतलब समझ लीजिए कि वो वर्ल्ड वॉर 1 में जो दो सेनाएं होती थी उनके बीच मैसेज ट्रांसफ़र करने का काम करते थे। तो उस टाइम पे जब वो हार गए तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे दो चीज़ों से। एक तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे करंट गवर्नमेंट से कि वो हार कैसे गए वर्ल्ड वॉर 1, और दूसरा वो सबसे ज़्यादा गुस्सा थे ज्यूस कम्युनिटी से, जिनसे उनको पहले से ही वो कम्युनिटी पसंद नहीं थी इसलिए। अब इसी बीच हिटलर और जर्मनी के लोगों में एक चीज़ कॉमन थी कि उन्हें अब करंट गवर्नमेंट पे जिसके कारण लोग मानते थे कि वो हार चुके हैं वर्ल्ड वॉर 1, उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी दोनों को। तो उसी टाइम पे हिटलर ने एकदम दृढ़ निश्चय बना लिया अपना कि अब वो एक नेशनल पार्टी ज्वाइन करेंगे और तब वो ज्वाइन करते हैं नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। अब ये नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी ज्वाइन करने के बाद फिर हिटलर काम करना शुरू करते हैं, लोगों के बीच स्पीचेस देना शुरू करते हैं कि वो अपनी पार्टी को सरकार में ला सके उसके लिए। और हिटलर जो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली स्पीचेस दिया करते थे उस टाइम पे, उन्होंने अब एक नई चीज़ ऐड करना शुरू कर दिया उनकी स्पीचेस में। दैट कंक्लूड्स मी टू माई फर्स्ट पॉइंट। जो हिटलर ने अपने सबसे पहला टैक्टिक यूज़ किया था जर्मनी की तानाशाही तक पहुँचने के लिए, वो था ज्यूस की गलती। ये सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने अपनी स्पीचेस से शुरू किया। ये वो पॉइंट है जो हर एक पॉलिटिशियन टारगेट करता है कम्युनिटी डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। ये पॉइंट क्या है मैं आपको थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ। ज्यूस की गलती, ये पॉइंट मैंने इसलिए दिया है ताकि समझ आ सके कि हर एक पॉलिटिशियन कैसे दो रिलीजन्स के बीच में सेपरेटिज्म कर देता है और दोनों को सेपरेट करके एक दूसरे के खिलाफ नफरत बोल देती है। ऐसा ही एक पॉइंट था ये ज्यूस की गलती। उन्होंने क्या किया, अपनी हर एक स्पीच में वो दो ही चीज़ों को ब्लेम करते। पहला ज्यूस को ब्लेम करना वर्ल्ड वॉर 1 की हार के लिए, और दूसरा गवर्नमेंट को ब्लेम करना। और गवर्नमेंट को ब्लेम करने से ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था क्योंकि लोगों को पहले से ही पता था कि गवर्नमेंट की तो गलती है। पर ये ज्यूस के मत्थे जो उन्होंने गलतियाँ खोजनी शुरू की, उन्हें उस हद तक गलतियाँ सारी बता दी कि उन्होंने कहा कि ज्यूस ही थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 का फ़ायदा उठाया और जर्मनी से गद्दारी की है। उन्होंने ये कहा कि ज्यूस बाहर के लोगों से मिले हुए हैं और उन्हीं के कारण हार हुई है। इस हद तक उन्होंने नफरत फैलानी शुरू कर दी अपनी स्पीचेस से। अब ये जो पॉइंट है ज्यूस की गलती, उन्होंने उस हद तक पहले तो क्या था कि वो स्पीचेस में ही बोलते थे, जो नॉर्मली सारे पॉलिटिशियंस दूसरी कम्युनिटी की तरफ अपना ये भाव तो रखते ही है स्पीचेस में, थोड़ा सा हेट पैदा कर दे अगली कम्युनिटी की तरफ उसके लिए। पर उन्होंने इससे भी थोड़ा सा आगे जाना शुरू कर दिया। उन्होंने अब पोस्टर छपवाने शुरू कर दिए और पूरे जर्मनी में लगाने शुरू कर दिए, जिसमें लिखा होता था ज्यूज बॉयकॉट ज्यूज, ज्यूज आर द हेटर्स ऑफ आर्यंस, और ऐसे काफ़ी सारे पोस्टर्स लगे होते थे जिसके कारण रिपीटेटिवली लोगों को यही सुनाई देता
कि ज्यूस की गलती थी वर्ल्ड वॉर 1 में। और उस टाइम पे अगर उस टाइम की जनता के हिसाब से हम देखने जाएँ तो वो जनता वैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 में काफ़ी कुछ खो चुकी थी, अपना सारा कुछ खो चुकी थी, जिसमें उनके फैमिली मेंबर्स भी थे, जिसके कारण जब उन्हें ऐसा एक नाम मिला कि ऐसी एक कम्युनिटी का नाम जिन्होंने गद्दारी की है और वो भी रिपीटेटिवली मिला, तो उनको भी लगा कि शायद सारे ज्यूस की गलती ना हो, पर इस कम्युनिटी में काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिसने गद्दारी की होगी और इस वर्ल्ड वॉर 1 का फ़ायदा उठाया होगा और जर्मनी का काफ़ी ज़्यादा नुकसान करवा के उन्हें खुशी मिली होगी। ऐसा रिपीटेटिवली उन्हें जब बॉयकॉट ज्यूस सुनवाया गया तब उन्हें भी ऐसा फर्म बिलीफ होने लगा था, जिसके कारण अब उस कम्युनिटी को काफ़ी ज़्यादा सप्रेस करने लगा गया उस देश में। फिर जब ये पॉइंट आया उनका अखंड आर्यन राष्ट्र वाला, ये क्योंकि उससे जुड़ा हुआ भी पॉइंट था और दो कम्युनिटीज़ के बीच काफ़ी ज़्यादा नफरत भी घोल दी गई थी, इसी कारण ये चीज़ प्रूव हो गई और ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा फैलने लगी कि अब आर्यन रेस एक काफ़ी ज़्यादा प्योर रेस है और ज्यूज इन्हें बर्बाद कर रहे थे। इसी के कारण अब उन्होंने ये जो पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करने लगे कि अब आर्यन रेस ही सबसे ज़्यादा रहनी चाहिए और इसी के कारण ज्यूस को एक अलग कम्युनिटीज़ में लगने लगे जहाँ उन्हें अच्छा घर नहीं मिलता था, उनके सारे घर और दुकानें तोड़ दी जाती थी। इसकी भी एक पूरी अलग एक दिन है ज्यूस जो आज भी वो लोग भुला नहीं पाते, द डे ऑफ ब्रोकन ग्लासेस। ये एक रात जो ज्यूस के लिए सबसे ज़्यादा दर्दनाक रात थी। पहले तो जुमले फैलाने में हिटलर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहे, जो कि पहला था एक जिहाद वाला था और दूसरा जुमला था अखंड आर्यन राष्ट्र वाला। अब ये तो जुमले फैलाने के बाद उनके पास जनता तो आ चुकी थी, तब उन्हें बना दिया गया कि प्रेसिडेंट को भी लगा कि अगर यही एक लीडर थे, क्योंकि ओपोजिशन पार्टी पे तो अब कोई भरोसा करता ही नहीं था और बचे थे वो हिटलर थे जो अपनी स्पीचेस के कारण ये तो लोगों को बिलीव करवा ही चुके थे कि उनके बाद अच्छे दिन आ जाएंगे, उनके आने के बाद अच्छे दिन अपनी चरम सीमा पे आ जाएंगे और जो जर्मनी का इतिहास था, जो सुनहरा दौर था, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, कभी किसी दिन जर्मनी जो उनका सुनहरा इतिहास था वो भी वापस लौट आएगा और जर्मनी सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा बाकी सारी कंट्रीज के कंपैरिजन। अब 1933 में जब हिटलर को बना दिया गया चांसलर जर्मनी का, तब तो प्रेसिडेंट को भी ये पता नहीं था कि ये जो क्लेम कर रहा था कि अब वो अच्छे दिन लाएगा, उससे ज़्यादा बुरे दिन भी जर्मनी के अभी तक आए भी नहीं थे। उसी को लेते हुए जबकि इतनी पॉपुलैरिटी बन चुकी थी हिटलर की और उन पर सवाल उठाने वाला भी नहीं था कोई, तब उन्होंने सबसे भयानक जेल खोली जर्मनी में, जिसको डिटेंशन कैंप्स कहा जाता था। उस टाइम पे इन डिटेंशन कैंप्स में 2 मिलियन से ज़्यादा लोग मार दिए गए थे, जिन 10 सालों तक हिटलर ने जर्मनी पे रूल किया। उन 10 सालों में 2 मिलियन में से 1.3 मिलियन यानी कि 13 लाख ज्यूज थे और बचे 7 लाख वो लोग थे इन डिटेंशन कैंप्स में जिन्होंने एक भी सवाल उठाने की कोशिश की थी हिटलर के खिलाफ और या उसकी सरकार के खिलाफ। अब आज तो हमें काफ़ी पता है हिटलर के बारे में कि उन्होंने क्या क्या किया था डिटेंशन कैंप्स में, जर्मनी में कितना खराब किया था, पर इन परिस्थितियों के बाद भी लोगों को तब नहीं पता था जब हिटलर रूल में आए और उसकी 1934 में जब वो प्रेसिडेंट अपने आप को घोषित कर दिया तब भी लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि हिटलर कितना बड़ा तानाशाह हुआ करता था तब, क्योंकि उन्होंने डिटेंशन कैंप्स को तब तो बता ही नहीं रखा था लोगों को कि ये सच में क्या है। और तब तो उनकी अभी इमेज बन रही थी एक बड़े लीडर की, क्योंकि उन्हें तो पूरा विश्व रूल करना था। इसीलिए फिर आता है और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ जिसने उन्हें इतना बड़ा नाम बना दिया पूरे विश्व में, क्योंकि तब वो एक इमर्जिंग लीडर थे तो तब तक उनकी तानाशाही नहीं आई थी, तभी उन्होंने सबसे पहले बनाया प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री और अपनी मीडिया जो था वहाँ का उसको अपनी गोदी में ले लिया। प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री और उसके सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नेता यानी कि जोसेफ गोबेल्स जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे और जिनका सबसे बड़ा हाथ था हिटलर को इतना बड़ा बनाने में और इनकी इतनी ग्लोरीफाइड इमेज बनाने में पब्लिक के बीच, उन्होंने एकदम 3 चीज़ों का यूज़ किया जिसके कारण लोगों को हिटलर में अपना आने वाला नेता और प्रेसिडेंट के रूप में ऐसा एक बंदा दिख गया जो ऑलमोस्ट भगवान के बराबर था। उन्होंने वो 3 चीज़ें कौन सी यूज़ की? पहला था वो रेडियो को यूज़ किया एज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन हिटलर एंड पब्लिक, दूसरा था न्यूज़पेपर्स और तीसरा था मूवीज़। तो तीनों चीज़ें का यूज़ ठीक से समझा था जो उन्होंने किया, जिसके कारण हिटलर इतना बड़ा हो गया था काफ़ी सारे देशों में भी अपने आसपास के। तो पहला था जो न्यूज़पेपर्स थे, न्यूज़पेपर्स को उन्होंने ऐसे यूज़ किया कि सारे ही न्यूज़पेपर के जो प्रोडक्शन हाउस हुआ करते थे उन सबको ही खरीद लिया गया
जिसके कारण अब सारे के सारे पत्रकार उनकी तरफ हो चुके थे और उनकी समझ लीजिए कि गोदी में ही आके बैठ चुके थे, जिसके कारण अब सारे ही न्यूज़पेपर्स में ये छापा जाता कि कैसे हिटलर के जो उल्टे कांड थे उन्हें पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया जाता और जो बची हुई सारी चीज़ें थी जैसे कि बॉयकॉट ज्यूज, लव जिहाद और ऐसी सारी चीज़ें ज़्यादा रिप्रेजेंट की जाती और बची कुची न्यूज़ जो थी उसमें हिटलर की तारीफ कर दी जाती। इसी तरीके से सारे न्यूज़पेपर्स कई सालों तक मतलब जब तक हिटलर रूल में था तब तक बांटे गए, जिससे डेली बेसिस पे लोगों में मैनिपुलेशन धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। दूसरा आता है मूवीज। सदाई न्यूज़पेपर वाली वो सिर्फ न्यूज़पेपर तक सीमित नहीं थी, वो वहाँ तक भी जाते थे जहाँ पे उनके जो राइटर्स थे हिटलर के वो हिटलर को ही ग्लोरीफाई करते हुए और ज्यूस को बदनाम करते हुए एक ही बुक छापा करते थे, जो कि हमेशा एक ही कॉन्टेक्स्ट देती कि ज्यूस कितने ख़राब थे, उन्होंने जर्मन हिस्ट्री को बर्बाद कर दिया, वर्ल्ड वॉर 1 के कारण हुआ और अब हिटलर अपने अच्छे दिन लेके आ चुके हैं जर्मनी। उनका यही सेम एक मैसेज रहता। पर जितना भी मान ले, अब ये जो दूसरा पॉइंट है जो मूवीज़ में क्यों इम्प्लीमेंट कर दिया गया इन सारी बातों को, उसका कारण है कि रीडिंग एक्टिविटी सबसे ज़्यादा बोरिंग होती है किसी के लिए भी, क्योंकि वो एक वन डायमेंशनल एक्टिविटी होती है जिसमें हम इमेजिन करते हैं सारी चीज़ें पढ़ के या सुन के। पर मूवीज़ सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है लोगों को, क्योंकि उसमें हमें माइंडलेसली भी अगर मूवी देखे तो हम देख सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ सुनने की और देखने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण मूवीज़ सबसे बड़ा इफेक्टिव हथियार बना उनके बीच, जिससे वो अपनी इमेज को और भी ज़्यादा ग्लोरीफाई कर चुके और ज्यूस को और भी ज़्यादा कह सकते हैं कि इतना गंदा पोर्ट्रेल किया गया है। जैसे कि मूवीज़ में हर एक नेगेटिव कैरेक्टर ज्यू होता और वो या तो फिर मर्डरर होता या फिर समझ लीजिए कि रेपिस्ट होता या फिर सारी नेगेटिव चीज़ें या फिर टेररिस्ट होता। ये उसकी बारी रेडियोज़ वो सोने पे सुहागा था हिटलर के लिए, जिसके कारण वो घर घर तक पहुंच गए थे। वो हिटलर जनरली टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े चाहक थे, जिसके कारण उन्हें ज़्यादातर अपडेटेड चीज़ों में रहना बहुत पसंद था, जिसके कारण उन्होंने रेडियोज़ को काफ़ी सस्ता करवा दिया था। यानी कि समझ लीजिए ब्रेड से भी सस्ता रेडियो मिलता था, क्योंकि उस रेडियो के माध्यम से, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट तो उनकी गोदी में ही थे, क्योंकि पावर उनके पास था इसीलिए, तो अब इंडस्ट्रियलिस्ट और मीडिया दोनों ही गोदी में था, तो उसके कारण ये फ़ायदा हुआ कि रेडियो सस्ते हो गए और घर घर तक पहुँच गए, जिसके कारण सिंपल भाषा में इसे ट्रांसलेट करूँ तो कुछ ऐसा सही होगा कि हिटलर जो थे वो अपने मन की बात रेडियो पे चलाकर जन जन तक पहुँचा कर वो उनके मन की बात जन जन की बात बना देते थे। पांचवें पॉइंट के बारे में जो है द डार्क फेज ऑफ जर्मनी, या फिर वो टाइम जहाँ से हमें सब पता लगना शुरू हुआ कि हिटलर कितना तानाशाह नेता हुआ करता था। ये बात शुरू होती है पहली बार द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लासेस से, या जिसे जर्मन में क्रिस्टल नाक कहा जाता है। ये रात ज्यूस के लिए आज भी भुलाए नहीं भूलती, क्योंकि ये रात वो थी जिस दिन ज्यूस के एक ही रात में अपने घर खाली कर देने पड़े। उन्हें अगर वो काम के लोग नहीं थे, वो अपाहिज थे, तो उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स में ले जाया गया और तुरंत मार दिया गया। ये वही रात है जिस दिन उन्हें अपने घर को छोड़ना पड़ा, अपनी दुकानों को टूटते हुए देखना पड़ा। ये वही रात है दोस्तों जिस दिन हिटलर का सबसे काला सच जर्मन्स ने पहली बार देखा अपनी आंखों से, अपने सामने होते हुए। जिस ज्यूस के लिए उन्हें नफरत थी पहली बार, उन्हें भी ये लगा कि ये गलत था। एक सबसे ज़्यादा डरावनेदार आंकड़ा अपने आपको बताने वाला। इस रात को जितने मर्डर्स हुए, जितने खून किए गए ज्यूस के, और पूरे के पूरे जो 10 सालों का पीरियड था जिसमें वो 1.3 मिलियन लोग भी आते हैं जो कंसंट्रेशन कैंप्स में मारे गए, मिलाकर जितने ज्यूस को मारा था ना, उसका आंकड़ा 60 लाख था। 60 लाख लोगों की जान, जिसमें से कुछ लोगों को कंसंट्रेशन कैंप्स में मारा गया, कुछ लोगों को द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लासेस के रात को मारा गया, और कुछ लोगों को जिन्होंने सवाल उठाए जो ज्यूस भी थे उन लोगों को भी मार दिया गया, और बचे हुए बच्चे और अपाहिज लोग जो किसी काम के नहीं थे उन्हें भी मार दिया गया इस रात। अब धीरे धीरे जैसे हिटलर की असलियत बाहर आनी शुरू हुई, जैसे जैसे एक एक लेयर खुलनी शुरू हुई, तब जाके आखिरी में लोगों को भरोसा हुआ कि हिटलर एक तानाशाह नेता था। पर अब ऐसा टाइम आ गया था कि सिर्फ ज्यूस सफ़र नहीं कर रहे थे, अब दूसरी रेस भी सफ़र कर ही रही थी, आर्यन रेस, और बचे हुए लोग भी उतना ही सफ़र कर रहे थे जितना ज्यूस कर रहे थे। पर वो लोग अब मानने को तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि इतना बड़ा धोखा भी कोई कैसे सहन कर सकता था, क्योंकि अब जो भी सवाल उठा था उसे भी कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया जाता विदाउट सीइंग द रेस कि वो कौन सी रेस का था। जो लोग
जिन लोगों ने मतलब जीव लड़कियों से शादी की होती या जीव लड़कों से शादी की होती, उन्हें भी अलग जगह रखा जाता था, उन्हें भी कंसंट्रेशन कैंप्स भेजा जाता था। और मीडिया में अगर कोई सवाल उठाता, या तो उसे कंसंट्रेशन कैंप निकाल दिया जाता, या फिर समझ लीजिए कि उसे अपने जो न्यूज़पेपर का होता ऑफिस, उसमें से बर्खास्त कर दिया जाता था। अगर आज के सिनेरियो में समझा हो तो समझ लीजिए कि उसकी न्यूज़ चैनल खरीद ली जाती, उस पत्रकार को निकाल दिया जाता, उसे यूट्यूब वीडियो पे वीडियो बनाने पड़ते, ऐसा कुछ समझ लीजिए। जो फेज़ आ चुका था इसमें बाकी अब पूरी जर्मन कम्युनिटी ही, जर्मन लोग सब सफ़र कर रहे थे, पर अब लोग मानने को तैयार नहीं थे और लोगों को इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर दिया गया था अब तक कि लोग अपने सुप्रीम लीडर पर इतना भरोसा करते थे कि सुप्रीम लीडर के अलावा किसी और की बात ज़्यादातर सुनते ही नहीं थे, क्योंकि सुप्रीम लीडर तो हर रविवार आ जाते थे अपनी मन की बात कहने के लिए। और हम हर संडे चाय की चर्चा पे यही बात होती थी कि आज सुप्रीम लीडर ने अपनी मन की बात, यानी कि जो उनकी रेडियो में स्पीचेज आती उसमें क्या। कम टू द सिक्स्थ पॉइंट ये कहता है कि ग्लोरीफाई आर्मी, यानी कि अब हिटलर ने ये शुरू किया था कि वो आर्मी को मिसयूज़ करना चाहता था। आर्मी जो कि वॉर लड़ती है तो उनसे डायरेक्ट एक इमोशनल कॉन्टेक्ट बनाया जा सकता है जनता का, और आर्मी को ग्लोरीफाई किया जा सकता है। और तब क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 भी एकदम शुरू होने से पहले की बात थी, जब वो पोलैंड पे चढ़ाई करने वाले थे, उससे पहले की बात है कि वो लोग आर्मी को काफ़ी ज़्यादा ग्लोरीफाई कर रहे थे, पेट्रियोटिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था पब्लिक में, क्योंकि अगर आर्मी को सबसे ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया जाए तो उन पे कोई शक नहीं होता पब्लिक का। और उसके पीछे अपनी पर्सनल इंटेलिजेंस गेस्टापो को भी सेटअप किया जा सकता है। गेस्टापो को पीछे सेटअप करने का मोटिव क्या था? अगर गेस्टापो एक बार सेटअप हो जाए, गेस्टापो यानी हिटलर की वो पुलिस जो कि आम लोगों के बीच रहकर आम कपड़े पहनकर किसी को भी डिटेन कर सकती थी और कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल सकती थी, अपने किसी भी ऊपर ऑफिशियल को पूछे बिना, उनको राइट टू किल भी था। गेस्टापो जो कि आम पब्लिक के बीच रहती थी, और कोई भी अगर एक थोड़ा सा भी शब्द नाजी पार्टी और हिटलर के खिलाफ बोलता तो तुरंत उसे डिटेन करके कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया जाता। अब गेस्टापो सेटअप कर दिया, जिसका मतलब था कि पूरे जर्मनी में हिटलर से बड़ी आवाज़ किसी की हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि उसे वहीं दबा दिया जाता। और हिटलर की ये पर्सनल आर्मी गेस्टापो या पर्सनल पुलिस गेस्टापो इतनी सही तरीके से काम करती कि वो पहले तो छुप जाते, आर्मी का नाम लेके पेट्रियोटिज्म के नाम पे उन्हें छुपा दिया जाता और फिर उसी जनता को खोखली कर दिया जाता उसी गेस्टापो की मदद से। गेस्टापो का एक और भी फायदा था कि गेस्टापो के सामने या के खिलाफ कोई भी कुछ बोले तो गेस्टापो को एज ए आर्मी रिप्रेजेंट किया जाता, और गेस्टापो के नाम पे लोगों को एंटी आर्यन कहा जाता या एंटी नेशनल कहा जाता, जिसके कारण लोगों में भी अब दम नहीं था कि वो हिटलर के पास बैठे। और इसके बाद आता है 7वां और सबसे आखिरी पॉइंट, द हिटलर सुप्रीमेसी। सारे पर्दे खोल दिए जब उन्होंने अपने आप को ही प्रेसिडेंट घोषित कर दिया 1934 में, जो पहले प्रेसिडेंट थे उनके मरने के बाद। और फिर नाजी पार्टी का सबसे बुरा फेज़ और हमने जो सबसे ज़्यादा सुना हुआ फेज़ है वो शुरू होता है, जिसमें ना आर्यन था ना ज्यूस था, सिर्फ नाजी और हिटलर था। पॉइंट पे आ खड़े थे जहाँ पे उनके पास ना चॉइस थी कि अगर अब वो हिटलर को रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अब तानाशाही हिटलर की शुरू हो चुकी थी और जर्मन्स को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था, जिसके कारण अब हिटलर के सामने किसी की बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी, क्योंकि अगर कोई हिटलर के खिलाफ बोलता तो अगले दिन गेस्टापो उसका घर खोलता। अब ये वो टाइम था जब इतने अच्छे दिन आ चुके थे जर्मनी के कि लोगों को अब मन की बात भी सुनने के पैसे नहीं थे, कि रेडियो भी खरीदने तक के पैसे नहीं छोड़े थे हिटलर ने, और देश का आधा बजट आर्मी पे खर्च होता था और हिटलर पे खर्च होता था, नाजी पे खर्च होता था और उनके राइटर्स पे खर्च होता था, और उनकी जो प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री थी उस पर खर्च किया जाता था। और हिटलर ने फिर शुरू किया अपना सबसे बुरा फेज़ और वर्ल्ड वॉर 2, जब उन्होंने पोलैंड पे चढ़ाई करनी शुरू की। वह था कि ना अब वो सवाल पूछ सकते थे, ना ये कह सकते थे कि ब्रेड की प्राइस क्यों नहीं बढ़ रही, ना उनके सुप्रीम लीडर से सवाल पूछ सकते थे, ना नाजी पार्टी से सवाल पूछ सकते थे, ना ही ये पूछ सकते थे वहाँ के लोग कि वहाँ का बजट क्या है, वहाँ के सरकार के अच्छे दिन कब आएंगे, ना वो लोग ये पूछ सकते थे कि ज्यूस पे इतना अत्याचार क्यों हो रहा था, ना वो लोग ये पूछ सकते थे कि ये कंसंट्रेशन कैंप्स क्यों रखे, ना वो ये जो कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिए जाते थे बिना वजह के, ना उस पर सवाल पूछ सकते थे, ना ही गेस्टापो पे, क्योंकि सबका आंसर ही उनके पास गेस्टापो या मौत या फिर कंसंट्रेशन कैंप्स थे।
ये थे वो 7 पॉइंट्स जिस पे हिटलर ने अपने आप को इतना बड़ा तानाशाह बनाया जिसकी कोई हद भी नहीं थी और इतने नीचे तक गिर गया कि ना वो आर्यंस का था ना वो ज्यूस का, क्योंकि उसका पहले से ही उन दोनों को बांट के रूल करने का फॉर्मूला था। अब इस इतिहास से हमें क्या सीखने को मिलता है कि पहला कि ऐसा इतिहास याद रखना चाहिए, क्योंकि इतिहास की फितरत होती है कि वो अपने आप को दोहराने की कोशिश करता है। तो अगर ये अगली बार दोहराए या शायद अभी दोहरा भी रहा हो किसी भी, अगर पॉलिटिकल सोच की सोच इस सोच से मिलती है तो ध्यान में रखना कि ऐसी सोच को ज़्यादा देर तक टिकने नहीं देना चाहिए। और हमें हमेशा मीडिया में ध्यान रखना चाहिए, ये हमेशा पूछना चाहिए और देखते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि ये मीडिया अस वर्सेस देम पे कितने सवाल उठा रहा है और इंडस्ट्रियलिस्ट और कुछ पॉलिटिशियंस के बीच के रिलेशंस पे कितने सवाल उठा रहे हैं। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ मूवीज़ को इंटेंशनली कुछ पॉलिटिशियंस के फेवर में और कुछ अपोजिशन पार्टीज़ के अगेंस्ट में क्यों यूज़ किया जाता है और कुछ सीन्स को सोशल मीडिया पे बार बार क्यों चलाया जाता है। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मूवीज़ में जो डिस्क्लेमर मारा जाता है वो सच में ही वो डिस्क्लेमर होता है कि ये फिक्शन पे बेस्ड है, वरना कई स्टेट की स्टोरीज़ के नाम पे जो मूवीज़ बनाई जाती है वो झूठा दिखाते हुए भी उसमें ट्रुथ का एलिमेंट डाल दिया जाता है ताकि वो अस वर्सेस देम या फिर कह सकते हैं कि आर्यन वर्सेस ज्यूज वाला फॉर्मूला कुछ और कम्युनिटीज़ के बीच भी फैल जाए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी सोच फैलाने वाले है कौन पहला, कि एक अकेला हिटलर नहीं था, उनके साथ जोसेफ गोबल्स भी थे और उनके साथ पूरा मीडिया भी था और इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे जो हिटलर की गोदी में थे। क्योंकि अगर इस बार इतिहास ने अपने आप को वापस दोहराया तो क्या पता हमारे घर से पहले आपके घर गेस्टापो खड़ा हो। धन्यवाद।